नमस्कार जय हिंद साथियों। हमारी यूजीसी नेट 2025 को लेकर क्लास चल रही है। जून 2025 को लेकर क्लास चल रही है। उसी क्लास की श्रृंखला की आज की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। जिसमें और साथियों यकीन मानना, ये प्रश्न मेरे द्वारा बनाए हुए बिल्कुल नहीं है। ये PYQ यानी कि प्रवेश ईयर क्वेश्चन है, जो पहले कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो हिस्ट्री के इन लाजवाब क्वेश्चनों के साथ आज की हम श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर ये। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो मैं आपको क्वेश्चन को, वही अपना पुराना फॉर्मेट है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको उसका ऑप्शन चॉइस करना है और फिर आपको आंसर भी वहीं पर शो हो जाएगा, है ना। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, वो उस पर अपन चर्चा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और मैं आपको पढ़ के, मेरे सामने जो स्क्रीन है मैं उससे पढ़ के आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है नाप्ता और मैंगनीज का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया है। यानी कि दो प्रकार के हथियारों के बारे में इस प्रश्न में बोला गया है कि नाप्ता और मैंगनीज दो हथियार है। इन हथियारों का सर्वप्रथम भारत में कौन से आक्रमण में प्रयोग किया गया है। यानी कि ऐसा कौन सा आक्रमण हुआ था जिसमें इन दो हथियारों का सबसे पहले भारत में प्रयोग किया गया विदेशियों द्वारा। तो अब मैं ऑप्शन आपके सामने बताता हूँ। पहला ऑप्शन है सिंध का आक्रमण जो 712 में हुआ था। दूसरा है खजुराहो मंदिर पर आक्रमण जो 950 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है दक्कन पर आक्रमण जो 1130 में हुआ था। और चौथा है पानीपत का आक्रमण जो 1526 में हुआ था। बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो आपके पास रहते हैं 10 सेकंड, आप आराम से इन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों इसका आंसर आएगा सिंध पर आक्रमण 712 में। 712 में सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। यहाँ से 712 से अपन मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ से विदेशी आक्रमण होते हैं और विदेशी आक्रमण यानी विदेशी आक्रांतों द्वारा यहाँ पर 712 में सिंध पर यानी कि अल हज्जाज जिस आक्रमणकारी का नाम था, उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन काजिम को भेजा और काजिम ने यहाँ पर सिंध पर जो राजा दाहिर है उसके प्रति यहाँ पर आक्रमण किया 712 में। क्योंकि राजा दाहिर के मतलब राजा दाहिर और सिंध के वो अल हज्जाज यानी कि काजिम और दाहिर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सबसे पहले ये इन दो हथियारों का प्रयोग किया जाता है और जिसमें क्या होती है, उसकी मोहम्मद बिन काजिम की जीत होती है, वो जीत जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप देखिएगा, मैं डिटेल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नाप्ता और मैंगनीज का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध विजय में 712 में किया गया था। यह तकनीक मध्यकालीन भारत के में किले और दीवारों को तोड़ने के लिए काम में लाई जाती थी। यानी कि जिन हथियार नाप्ता का प्रयोग करते थे, क्या करते थे, वो पत्थर फेंकने वाला एक ऐसा यंत्र था जिससे किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए इस हथियार का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इस तकनीक को प्रयोग में लाया गया था, जिसमें ऐसा होता था गोल गोल बड़े से पत्थर रहते थे, उसमें रखा और फेंका, जिससे क्या होता था, दीवारों को तोड़ा जाता था। और एक चीज और ये देखने को मिलती है, देखो जैसे कि सबसे पहले अजात शत्रु ने भी इस हथियार का प्रयोग किया था जब उन्होंने जब अपन प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें इस हथियार का भी अजात शत्रु ने भी इसका प्रयोग किया था।
जिसको रथमूसल और एक महाशिलाकंटक नाम से इस हथियार को जाना गया, और इधर इसको नाप्ता और मेगो लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये डिटेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है। यानी कि प्रश्न में दिए गए उत्तर का हमें चयन करना है। इसमें ये कुछ मूर्तियों के नाम दिए गए हैं, उन मूर्ति में से हमें पल्लव कालीन जो विशेषता को दर्शाती है उस मूर्ति का चयन करना है। तो कौन कौन सी मूर्ति है? पहला ऑप्शन है सोम स्कंद की मूर्ति, दूसरी है गणेश की मूर्ति, भगवान गणपति जी की मूर्ति, तीसरा है नटराज की मूर्ति, और चौथा है अनंत सायन की मूर्ति। यानी कि इन चार ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन का चॉइस करना है जो पल्लव कालीन विशेषता को दर्शाती है मूर्ति। तो कौन सी है बताइए। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए वाला, सोम स्कंद की मूर्ति। यानी कि स्कंद मतलब होता है भगवान कार्तिकेय। तो भगवान कार्तिकेय की मूर्ति है जो हमें पल्लव कालीन विशेषता को दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परम सौगात की उपाधि। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम दिए गए हैं, उन राजाओं में से किसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी उसका हमें नाम बताना है। तो पहले राजा का नाम है भास्कर वर्मन, दूसरा का है हर्षवर्धन, तीसरे का राज्यवर्धन, और चौथा है शशांक। यानी कि इन चार राजाओं के नाम दिए गए जिसमें से परम सौगात की उपाधि किसने धारण करी थी, ये हमें उत्तर देना है। तो बताइए कौन है। तो इसका आंसर होगा राज्यवर्धन। यानी कि तीसरे नंबर का इसका आंसर होगा। और देखो ये है हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, और इनकी बहन का नाम था राजश्री, और इनके जो बहन के पति थे उनका नाम था गृहवर्मा। ये गृहवर्मा की हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद में ये क्या करते हैं हर्षवर्धन, फिर इनकी बहन के पति को जिसने मारा उनको मारते हैं, बदला लेते हैं। ये काफी लंबे समय तक ये युद्ध चलता है। अंत समय राजा बनते हैं हर्षवर्धन। कौन बनते हैं? हर्षवर्धन। इसमें राज्यवर्धन भी मारे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। यानी कि एक तरीके से शिक्षण संस्थान मतलब कि जहां पर सरस्वती नामक, निम्नलिखित में से अजमेर राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में जो अजमेर है वहां पर सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, जहां पर संस्कृत एक तरीके से पाठशाला हम नाम से इसको जानते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो नाम बताता हूं मैं। वाकपतिराज पहला नाम है, दूसरा है विग्रहराज, तीसरा है दुर्लभ राज, और चौथा है पृथ्वीराज। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि संस्कृत की एक पाठशाला थी जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो कौन थे बताइए उत्तर। तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर होगा विग्रहराज। तो विग्रहराज द्वारा किसका निर्माण करवाया था? सरस्वती पाठशाला यानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? अजमेर राजस्थान में। अब आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है। यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं,
उन 4 ऑप्शनों में आपको वो ऑप्शन देखना है, जो वो मंदिर देखना है जो ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो पहला है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, दूसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तीसरा है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, चौथा है कश्मीर का मार्तंड मंदिर। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, पहला है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, दूसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तीसरा है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और चौथा है कश्मीर का मार्तंड मंदिर। बताइए इनमें से कौन सा मंदिर है जो ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, यानी कि पत्थरों से नहीं बल्कि ईंटों से बना हुआ मंदिर है। चलो मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर। इसका उत्तर है 2, यानी कि बी वाला सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित मंदिर है। बात करते हैं पहले ऑप्शन खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया, जिसका समय काल था 950 से 1050 के आसपास। चंदेल कालीन ये मंदिर है, यानी कि चंदेल शासकों ने इस मंदिर का, खजुराहो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। बाकी की सबकी लोकेशन आपको दिख ही रही। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है, यानी कि इसमें ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए जिसमें से हमें उस ऑप्शन का चॉइस करना है जो मुद्रा को दर्शाता है, यानी कि मुद्रा के नाम से किसी मुद्रा को बोला जाता था। इनमें से कौन सा शब्द है वो अपने को चॉइस करना है। तो पहला शब्द है निवर्तन, दूसरा शब्द है मथुर, तीसरा शब्द है द्रम और चौथा है गोचमार्ग। यानी कि अब इनमें से हमें क्या बताना है, ऐसा शब्द जो मुद्रा से संबंधित है, जिसमें मुद्रा को इस शब्द मतलब जो इसमें शब्द दे रखे एक नाम मुद्रा का भी था। तो कौन सा है, उत्तर दीजिए हमें। तो इसका उत्तर है सी वाला, यानी कि तीसरे नंबर का द्रम। द्रम एक ऐसा शब्द है जिसको मुद्रा को द्रम बोला जाता था। तो इसकी थोड़ी सी अपन डिटेल देखते हैं। द्रम का संबंध मुद्रा से था जो चांदी का बना हुआ था, यानी कि मुद्रा जो द्रम मुद्रा थी वो किससे बनी हुई थी, चांदी से बनी हुई थी। ये भी याद रखने योग्य बात है। दूसरा, इन सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों ने किया, यानी कि द्रम नामक जो सिक्के थे इनका प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, इंडो ग्रीक शासक, जो कि विदेशी शासक थे, उन्होंने इसका प्रचलन करवाया था। और इंडो ग्रीक शासकों ने सोने, चांदी, तांबे आदि के सिक्के जारी करवाए थे। उन्होंने अलग अलग कुछ सिक्के जारी करवाए, उनके वजन भी कुछ अलग अलग है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि जो सिक्के, इनमें स्वर्ण का जो सिक्का था जिसको स्टेटर कहा जाता था, ना कि स्टेटस। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया था उस सिक्के को बोला जाता था स्टेटर, ना कि उसको बोला जाता है स्टेटस। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इससे अपन रिलेट करके याद करते हैं। जिसका वजन 133 ग्रेन का था, यानी कि जो सोने का सिक्का था उसका वजन था 133 ग्रेन। यानी कि अगर हम उसको ऐसे नॉर्मल भाषा में देखें तो 1 ग्राम में कितना ग्रेन होता है, तो 15 ग्रेन होता है। तो ऐसे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो 150 ग्रेन मतलब होता है 10 ग्राम, है ना। ऐसे आप उसको थोड़ा ध्यान में रखना। और द्रम, तो द्रम का वजन देखेंगे अपन, द्रम का वजन था 82.2 ग्रेन। 82.2 ग्रेन का ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अशोक के रोमनदेही स्तंभ अभिलेख, यानी कि अशोक का जो रोमनदेही स्तंभ अभिलेख है, स्तंभ यानी खंबे पर जो अभिलेख लिखाया गया है का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि अशोक के अभिलेख के संबंध में जो अशोक का रोमनदेही स्तंभ लेख है, इसमें से कौन सा जो कथन, उस अभिलेख से संबंधित कौन सा कथन जो सत्य है वो हमें बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, मैं कुछ कथनों के आपके सामने नाम देता हूं। पहला कथन है राजा के धर्म के संबंध में इसमें उल्लेख दिया है,
यानी कि राजा कौन से धर्म को मानता था या कौन से धर्म को फॉलो करता था, उसके बारे में इसमें बताया गया। दूसरा ऑप्शन है कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख किया गया, यानी कि कलिंग युद्ध जो अशोक ने कलिंग विजय की थी उसके बारे में जानकारी दी गई है क्या। तीसरा है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में इसमें बताया गया, यानी कि ग्रामों से जो कर प्राप्त करते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उसमें कमी बताई गई है क्या। चौथा है राज की भोजनशाला में पशु वध निषेध के संबंध में बताया गया। तो अब ये चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपके सामने आता है इसका उत्तर, इसका उत्तर है तीसरा वाला, यानी कि इसमें बताया है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के लिए इसमें बताया गया, यानी कि अशोक का जो रोमनदेही अभिलेख है उसमें बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है, उस अभिलेख में बताया गया है कि ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाना। किसमें कमी लाना, जो ग्राम से जो कर उनको टैक्स होता था उसमें कमी लाना। और अब इसकी थोड़ी सी अपन डिटेल देखते हैं तो कितना कमी बताई गई है। जैसे कि कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के 13वें अभिलेख में बताया गया है कि बहुत ज्यादा नरसंहार किया, जिसमें कि जन धन दोनों की हानि हुई और जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक क्या बन जाता है, बौद्ध बन जाता है, क्या बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, ये बताया गया है। तो इसमें क्या है कि अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख अभिलेख ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में था, जहां अभिलेख नेपाल के तराई क्षेत्र में, सबसे याद रखने वाली बात यह है कि यह अभिलेख कहां पर है, नेपाल के तराई क्षेत्र में एक स्तंभ लेख है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष, कौन सा वर्ष, 20वें वर्ष में ये घोषणा की थी कि जिसमें लुम्बिनी ग्राम में आया था और वहां उसने धार्मिक कार्य बलि को माफ कर दिया। बलि को माफ करने के बाद में उसने भूमि कर का 1/8वां हिस्सा लिया, यानी कि अशोक ने अगर टैक्स लिया तो कितने लिया, भूमि कर का 1/8वां हिस्सा, यानी कि अगर हम हमारे 8 कुंडल गेहूं है तो 8 कुंडल गेहूं में से 7 कुंडल अपने पास रहेंगे, 1 कुंडल अशोक के पास रहेंगे। इस प्रकार का इसने वो लिया। पहले क्या होता था, 50-50 होता रहा, यानी कि 8 कुंडल हुए तो 4 कुंडल डायरेक्ट किसके पास चले गए, सम्राट के पास चले गए। अब उसमें से उसने क्या किया कि आप उसका 1 कुंडल का 8 हिस्सा कर दो और 8 हिस्से में से 7 हिस्से आपके पास रखो और 1 हिस्सा हमें दे दो। इस प्रकार का उसने ये व्यवस्था की थी, यानी कि हृदय परिवर्तन हुआ इसका इसमें। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। बाकी सारे नवपाषाण कालीन स्थल है। तो पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है संगनकल्लू, तीसरा है अरिकमेडु और चौथा है पिकली हाल। इनमें से बताइए कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, बाकी सारे नवपाषाण कालीन स्थल है। यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो कि क्या है, नवपाषाण कालीन, और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो प्राचीन कालीन होगा। बताइए। आप इसका ऑप्शन लगाने में इतनी देर ना करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा है, आंसर सही है, मतलब इसमें आंसर आएगा तीसरे नंबर का अरिकमेडु। तो अपन इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अरिकमेडु नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। अरिकमेडु दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पूरा स्थल है, यानी कि पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से फ्रांसीसी विद्वान था डेब्रिल ने क्या किया था, 1937 में रोमन उत्पत्ति मन के बर्तन प्राप्त किए थे। कालांतर में प्राप्त पुरावशेषों से भारत तथा रोम के बीच में प्राचीन व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। वस्तुतः अरिकमेडु में 2 ऐसे क्षेत्रों का उत्खनन कार्य हुआ था। उत्तर तथा दक्षिण उत्तर क्षेत्र में मिट्टी तथा दक्षिण क्षेत्र में ईंटों से बने हुए भवन मिले थे। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया था, जो रोमन भारतीय और रोम व्यापार के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं
जो कि रोमन मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्या करते थे, रोमन से व्यापार करते थे। और इसमें दो ऐसे जगहों की खोज की थी जिसमें ऐसा पता चलता है, एक में हमें मिट्टी के कुछ बर्तन मिलते हैं, दूसरे में मिलती है हमें मिट्टी की ईंटें, जिससे मिट्टी की बनी हुई ईंटें मिलती थी, जिससे ऐसा भवन बने हुए मिलते थे। यानी कि ऐसे वहां पर साक्ष्य मिले। कहीं ना कहीं एक तरफ तो मिट्टी, कच्ची मिट्टी से का प्रयोग हो रहा था, दूसरी तरफ ईंटों का प्रयोग हो रहा था। इस प्रकार की यहाँ से हमें जानकारी मिली। साथ ही दक्षिण क्षेत्र में बर्तनों का एक विशाल भंडार भी प्राप्त हुआ। यहाँ से ऐसा लगता है एक विशाल भंडार प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाने की व्यवस्था भी यहाँ कर रखी थी। और दूसरा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू तथा पिकलियाली दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। इन स्थलों के स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिले। यहाँ पर ऐसा प्रमाण मिला कि यहाँ पर जो यहाँ के मनुष्य क्या थे, नवपाषाण कालीन, जो एक स्थायी बस्ती बनाकर रहते थे। इसका पता कैसे चलता है, जब एक घर यहाँ पर मिला, दूसरा घर यहाँ, तीसरा घर, यानी कि एक झुंड में बहुत सारे घर हमें देखने को मिलता है, तो हमें पता लगता है कि एक बस्ती थी उस समय की। ऐसी यहाँ से साक्ष्य मिले। और साथ ही ऐसे मृत भांड मिले जिन पर चित्रकारी की गई थी। यहाँ की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि यहाँ जो मिट्टी के मृत भांड मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, उन बर्तनों से हमें ऐसा साक्ष्य मिलते हैं कि उन पर क्या थी, कलाकृति बनी हुई थी, यानी कि चित्र बने हुए थे। इस प्रकार की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इस प्रकार इसकी डिटेल होती है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आर्य समाजी यानी कि आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस क्षेत्र से? जो आर्य समाज के कार्यकर्ता थे श्री हरविलास शारदा, उनका संबंध हमें बताना था कि वो कहाँ के थे, यानी कि कौन से क्षेत्र के थे। राजस्थान के थे क्या, पहला। दूसरा है महाराष्ट्र के थे क्या। तीसरा है गुजरात के थे क्या। और चौथा है पंजाब के थे। बताइए इनमें से किस क्षेत्र से संबंध था उनका, हरिविलास शारदा का। और हरिविलास शारदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। बताओ आप पहले। चलो बढ़िया है, इसका आंसर, हाँ इसका आंसर है राजस्थान। तो श्री हरिविलास शारदा का संबंध कहां से था, राजस्थान से। तो हरिविलास शारदा के बारे में हम थोड़ा सा अब डिटेल देखते हैं। तो डिटेल क्या है, आर्य समाजी नेता हरिविलास शारदा का संबंध राजस्थान से था। इनका जन्म 3 जून 1867 को हुआ था, यानी कि 1867 को हुआ था। को राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ थे और लेखक थे। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी कार्य किए। यानी कि एक प्रश्न हमें यही मिल जाता है कि परोपकारिणी सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके क्या रहे, वो सचिव रहे थे। और इन्हीं के प्रयास से बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था, जो 1930 का शारदा एक्ट के नाम से जाना गया था, जिसमें उन्होंने बच्चियों की, बालिकाओं की उम्र 12 साल और यानी कि लड़कों की उम्र क्या कर दी थी, 14 साल, और लड़कियों की उम्र 12 साल की थी। इस प्रकार का उनका ये कानून था, शारदा एक्ट, जिसमें उन्होंने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया। और बालिकाओं की एक जो मैरिज की उम्र थी, शादी की उम्र, तो उन्होंने फिक्स की थी कि इस उम्र से कम उम्र की बालिकाओं की शादी नहीं होगी। इस प्रकार का उन्होंने एक कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किया था, यह एक नियम बनाया था। अब आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे? निम्न में से ऐसे कौन कौन से क्रांतिकारी नेता था जिनको हमें नाम बताना। एक इसमें से एक ऐसा नाम है जो क्रांतिकारी नेता नहीं था, बाकी 3 क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे वो हमें बताना। तो आपके सामने ऑप्शन में बताता हूं, ऑप्शन कौन कौन से। ऑप्शन पहला है बरकतुल्ला, खिजर हयात खान। पहला है बरकतुल्ला, ए बी है खिजर हयात खान, सी है ओबेदुल्ला सिंधी और डी है मोहम्मद हसन। अब इसमें कूट दिए गए, अब कूट से हमें आंसर बताना है। पहला कूट है क्या ए बी सी तीनों थे। दूसरा है बी सी डी,
तीसरा है ए बी और डी, और चौथा है ए सी डी। बताइए कौन सा है। कूट में आंसर है, इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा जिसका हमें चॉइस करना। यानी कि जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उन 3 ऑप्शन जहां पर मैच कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से 3 ऐसे नाम थे जो क्रांतिकारी थे और बाकी एक कौन सा अलग था, वो हमें बताना है। बताइए, इसमें से हमें क्रांतिकारियों को छांटना है। 3 क्रांतिकारियों का नाम जो है वो अगर ऑप्शन में मैच हो रहा है तो अपना आंसर वही होगा। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर का, बी सी और डी। यानी कि पहला है बरकतुल्ला, दूसरा है ओबेदुल्ला और चौथा है महमूद हसन। ये 3 क्रांतिकारी थे और खिजर हयात खान क्रांतिकारी नहीं थे। अब देखते हैं अपन इनकी डिटेल। तो डिटेल में क्या है, बरकतुल्ला ओबेदुल्ला सिंधी तथा महमूद हसन क्रांतिकारी नेता थे। बरकतुल्ला का संबंध गदर आंदोलन से था, जो 1915 में बरकतुल्ला मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और गठन किया था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र का संबंध ओबेदुल्ला सिंधी से था। किससे था? ओबेदुल्ला सिंधी से था। और खिजर हयात खान जो कि एक अलग है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार से इसकी डिटेल होती है। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला, अब ये सूची आपके सामने दी गई है, अब उसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में बक्काल किसानों का एक निम्न वर्ग था क्या? बालाहार एक सशस्त्र व्यक्ति, सिलहादार 10,000 सैनिकों का एक समूह और तूमान अनाज का व्यापारी। यानी कि ये एक जोड़ी है, इस जोड़ी को अपने को सही मिलाना है। कौन सी जोड़ी कहां पर कनेक्ट होती है वो हमें बताना। अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं। ऑप्शन ए वाला है या पहले में मिलेगा। पहला देखो, ये क्वेश्चन देखने से आपको ऐसे मैं बोलूंगा ऐसे तो कुछ आपको बनेगा नहीं, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा किससे किसको कनेक्ट करना है। फिर भी मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है 4 1 3 2, दूसरा है 4 1 2 3, तीसरा है 1 3 4 2 और चौथा है 2 1 3 4। कौन सा है इसमें? मिलाओ, आराम से मिल जाएगा, इतना कठिन नहीं है, सरल ही क्वेश्चन है ये। देखो, कुछ भाइयों ने ऑप्शन भी मिला दिए। थोड़ा सा ये कंफ्यूज इसमें ए और बी वाले में ये कंफ्यूज है, तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इसमें बी वाला आएगा। तो बी वाला आएगा जिसमें क्या होगा, पहला जिस बक्काल है, तो बक्काल किससे मिलेगा? बक्काल मिलेगा अनाज व्यापारी से, यानी कि चौथे से मिलेगा। दूसरा है बलाहार। बलाहार किससे मिलेगा? ए नंबर के, यानी कि किसानों का एक निम्न वर्ग को बलाहार बोला जाता था। फिर है सिलहदार। तो सिलहदार मिलेगा दूसरे नंबर से, यानी कि यह एक सशस्त्र व्यक्ति। और चौथा है तुमान। तुमान किससे मिलेगा? तीसरे, यानी कि 10,000 सैनिकों का एक समूह था जिसको तुमान बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब इसकी अपन देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। तो डिटेल में क्या है, बक्काल शब्द से तात्पर्य अनाज के व्यापारी से था और बलाहार शब्द का तात्पर्य किसानों का निम्न वर्ग से था और सिलहदार का सल्तनत काल का सशस्त्र सैनिक होता था और यहाँ अमीर के अंतर्गत अपनी सेवा देता था, जहाँ हथियार बंद पैदल सैनिक होता था। तूमान का तात्पर्य 10,000 सैनिकों का समूह से था। आमिर खुसरो ने किरान उस सादेन में इन सभी का उल्लेख किया। यानी कि आमिर खुसरो की एक पुस्तक है जिसमें अपने को एक नया क्वेश्चन मिला है या देखने को, किरान उस सादेन। किसकी पुस्तक है? आमिर खुसरो की, जिसमें इन शब्दों के बारे में चर्चा की गई। आगे बात समझ? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था अथवा सिंहासन पर वो आसीन हुआ था। यानी कि उस ऑप्शन यानी कि उस जगह का चयन कीजिए जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया और वहां पर अपने राज तिलक भी करवा लिए। तो आपके सामने जगह के नाम बताता हूं। पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है दिल्ली और चौथा है कड़ा। कहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अपना राज्य अभिषेक करवाया, स्वयं को सुल्तान घोषित किया, यह बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हाँ आंसर बहुत सही आंसर दिया आपने। आंसर है इसका चौथा यानी कि कड़ा। कड़ा मानिकपुर में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी एक अनपढ़ शासक था लेकिन बड़ा माइंडेड आदमी था। एक ऐसा कैरेक्टर था इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसे कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं। वास्तव में ये आदमी AK-47 था। यानी कि AK-47 ऐसा था, इतना महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है स्वार्थी आदमी। स्वार्थी क्या था, इसके चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसने क्या किया था, इसको कड़ा मानिकपुर भेजा और वहां पर उसने क्या बोला, उसको आक्रमण करने के लिए भेजा और वहां से धन संपत्ति लूटने के लिए भेजा। तो इसने गया वहां पर और इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में इसने क्या किया, बहुत सारी अपार धन संपत्ति के लिए, और वहां जाकर इसका माइंड चेंज हो गया। अब यह आदमी भैया कड़ा मानिकपुर से आने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर पता चलता है इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को। तो ये क्या करते हैं, उनको चाचा को बुलाते हैं, चाचा जान बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके सामने बड़ा शर्मिंदा हूँ और मैं आपके सामने आने से भी डर रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की कि जो अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया आपके सामने। अब चाचा ने इसका पालन पोषण किया तो उसने बोला नादान बच्चा है, गलती हो गई, मैं जाकर मिलता हूं। तो चाचा को ये बुला लेता है कहां पर, कड़ा में। और कड़ा मानिकपुर में जब उसका चाचा आता है जलालुद्दीन खिलजी, तो ये साला क्या करता है, इसको चाचा को निपटा देता है। चाचा को मारकर चाचा की बेटी से ये शादी कर लेता है। जब ये आता है तो ये क्या करता है, अपने हाथ में वो दंड रहता है ना, न्याय का दंड, तो उसमें क्या करता है, चाचा की गर्दन मतलब एक रोप जमाने के लिए, वहां की जनता में एक अपना डर बिठाने के लिए जो वहां के मंत्री थे, तो वो क्या करता है, अपने चाचा की गर्दन ही उसमें खोस के लाता है और उनके सामने बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस टाइप का डेंजर आदमी था भैया। वास्तव में इसको AK-47 बोलते हैं। तो था ये सिकंदर शाही, इसने उपाधि धारण की थी विश्व का दूसरा सुल्तान, यानी दूसरा सिकंदर, सिकंदर शाही के नाम से भी जाना जाता। तो अपन इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से कड़ा मानिकपुर में बुलाकर 1296 में उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका शासनकाल 1296 से 1316 तक चला था तथा इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था ऐसी थी जिसमें उसने हर एक चीज के दाम फिक्स कर रखे थे, और अगर कोई भी व्यक्ति बाजार में मतलब सही से तोलता नहीं था या सही दाम नहीं लगाता था तो क्या करता था, वो उसका इतनी कठोर बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी कि उसका शरीर से उतना ही मांस तुलवा लेता था वो काट के। इतना डेंजर आदमी था ये भैया। चलो ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, किस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न भिन्न संस्था थी। बताइए ऐसा कौन सा प्राचीन कालीन जो ग्रंथ है जिसमें सभा और समिति का वर्णन मिलता है, यानी कि सभा और समिति की हमें जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन देखो NTA में पूछा गया, यानी कि UGC नेट में तो पूछा गया है, ये PSC का क्वेश्चन भी रहा है, यानी कि PSC में भी ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए भाई साहब, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको NTA के लिए पढ़ा रहा हूं तो PSC वाले बिल्कुल इस क्लास को ना देखें। बिल्कुल भाई साहब इस क्लास को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 100% क्वेश्चन बने, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं और ये कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं बार बार। ये कभी वनडे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं जो इजी क्वेश्चन रहते हैं,
कभी ये पीएससी में अदर स्टेट के, एमपी पीएससी में तो होते ही होते हैं, लेकिन अदर स्टेट के पीएससी, यूपी पीएससी हुई, बिहार पीएससी हुई, छत्तीसगढ़ पीएससी हुई, राजस्थान पीएससी हुई, महाराष्ट्र पीएससी, उनमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लगभग 2-4 अगर पीएससी के क्वेश्चन उठाओगे तो ये प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, और एमपी पीएससी में तो ये पूछ ही लिया गया है ना। तो कौन कौन से मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। पहला ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है, दूसरा अथर्ववेद में इसके बारे में बताया गया, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण में बताया गया, चौथा है यजुर्वेद में बताया। बताइए किसमें इसके बारे में चर्चा की गई, सभा और समिति की। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप दीजिएगा। हाँ, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है, जिसमें से दूसरा नंबर का इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है, इसमें बताया गया अथर्ववेद में सभा और समिति की चर्चा की गई। थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिटेल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है ना, इसलिए अपन थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो डिटेल में क्या है, सभा, सभा क्या होती है, सभा विद्वानों की, यानी कि बुजुर्ग जो विद्वान लोग थे उनकी एक सभा थी, यानी कि सभा श्रेष्ठ जनों की सभा होती थी। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया गया। याद रखने योग्य बात है कि ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख किया गया, 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष को सभापति बोला जाता था, क्योंकि सभा के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता था, और सदस्य को, इसके जो सदस्य होता था उनको सभैया, सभासद या सभासीन बोला जाता था। और इनका मुख्य कार्य क्या था, न्यायिक कार्य को संपादन करना, यानी कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना इनका कार्य था, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। और इसकी विशेष बात क्या थी, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी, यानी कि महिला भी सभा में हिस्सेदारी रखती थी, या महिला भी इसमें क्या करती थी, हिस्सेदारी रखती थी, सभा में उपस्थित होती थी। अब समिति के बारे में चर्चा करते हैं। समिति साधारण जनों की सभा होती थी, यानी कि इसमें साधारण लोग बैठते थे। दूसरा, ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया। समिति का कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख किया गया। अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था, जो समिति का अध्यक्ष होता था, इसका अध्यक्ष को क्या बोला जाता, ईशान। और सभा के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार है, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार है। याद रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। इसका मुख्य कार्य था, इसका मुख्य कार्य ये था कि इसमें राजा का चुनाव किया जाता है, यानी कि राजा के जो चुनाव था उससे संबंधित इसमें जानकारी मिलती थी। किसमें, समिति का, यानी कि समिति का निर्माण राजा के चुनाव के लिए किया जाता था। और इसमें विशेष क्या था, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी होती थी। तो इसी के साथ आज की अपनी ये प्रश्न उत्तरी श्रृंखला समाप्त होती है, और आप सभी से मैं विदा लेता हूं। साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल लाजवाब और महत्वपूर्ण रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और दूसरा, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास और क्वेश्चन आंसरों की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इस क्लास में अगर कोई और भी सुधार होने की आवश्यकता है तो आप इसका भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।